अच्छा बेटा, मैंने हॉल प्रोब का आपसे वादा किया था, लेकिन हॉल प्रोब से पहले मैं आपको वेलोसिटी सेलेक्टर पढ़ाना चाहूंगा। वेलोसिटी सेलेक्टर वो डिवाइस है जो पर्टिकुलर वेलोसिटी को सेलेक्ट करती है। मिसाल के तौर पर आप फर्ज करें कि यहां से एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रही है, ठीक है। इसमें 5.9 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड के इलेक्ट्रॉन्स भी आए, और इसमें 6.0 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड के भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें 6.1 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड के भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, या आप कह लें प्रोटॉन्स हैं। और आपको यहाँ आगे आपका कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें आपको प्रिसाइजली एक पर्टिकुलर वैल्यू के इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं आपके वो एंटर हों सेटअप में, और इनसे जो स्लो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी रुक जाएं, और उनसे जो फास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे जो फास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी हट जाएं। तो यहां पर आप एक फिल्टर लगाना चाहते हैं, एक ऐसा फिल्टर जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ डिफ्लेक्ट कर दे और स्लो स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट कर दे, और सिर्फ उस वेलोसिटी को आगे आने दे जो आपको चाहिए, जो पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए। ऐसा फिल्टर जो पर्टिकुलर वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स को सिलेक्ट करे, बाकी सारों को इधर उधर कर दे, उसे वेलोसिटी सेलेक्टर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? वेलोसिटी सेलेक्टर। अब ये वेलोसिटी सेलेक्टर किस तरह का होता है? ये इस तरह का होता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर सेटअप बनाया जाता है। ये चीज देखें, फर्ज करें कि ये फेस ऑफ साउथ पोल है, फर्ज करें ये फेस ऑफ नॉर्थ पोल है, इस तरह से, और यूं मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, यूं मैग्नेटिक फील्ड इनटू द व्हाइट पेपर जा रहा है। हम इसे यूं बना देते हैं, बी जो है इनटू द व्हाइट पेपर है। बी क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है। अगर आप इसको 3 डायमेंशनली देखना चाहते हैं तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये नॉर्थ पोल है, ये देखिए ये यू शेप्ड मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और हमारा पेपर ऐसे पड़ा हुआ है। ये जो व्हाइट पेपर जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ वो ऐसे पड़ा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड उस व्हाइट पेपर के थ्रू जा रहे हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यू एंटर हो, नॉर्थ पोल ऊपर है और साउथ पोल इस पेपर के नीचे है, इस तरह का। अब मैं यहां पर एक पॉजिटिव प्लेट लगाता हूं इस जगह पर, मैं उसको यूं शो कर देता हूं, ठीक है कि नहीं? वो इस तरह से आप कह लें कि वो पॉजिटिव प्लेट यूं लगी हुई इस तरह करके, और नेगेटिव प्लेट बेटा यहां लगी हुई। अब ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, यूं करके। अब पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट मिलकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेपर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, पर इनटू द वाइट, और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और मजे की बात ये कि यहां से एक प्रोटॉन एंटर हो रहा है, और वो प्रोटॉन इन दोनों के परपेंडिकुलर। प्रोटॉन की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। अब जो ही ये प्रोटॉन इस तरह आता है तो इसका ऐसे आना करंट है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के तहत इसको एक फोर्स लगेगा। अब ये जो पहला आपको पता है, फर्स्ट फिंगर इज टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड इनटू द व्हाइट पेपर, सेकंड फिंगर जो है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है, और थंब जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसे एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ जिसे आप बी क्यू बी कहते हैं। अब और इसको ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट मिलकर इसे इस तरफ को एक फोर्स लगाएंगे जो कि क्यू ई हो। आपको याद अगर हो तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल बी क्यू वी के बराबर होता है। फोर्स ऑन अ मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल एंटरिंग इनटू मैग्नेटिक फील्ड, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी था, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था, और जब आप उसे कंबाइन करते थे तो वो बी क्यू वी के बराबर था। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो आपने पढ़ी हुई है, फोर्स ओवर चार्ज के बराबर होती है, तो फोर्स बराबर है क्यू टाइम्स ई के। तो इस तरीके से वो आप उसकी फोर्स आप इलेक्ट्रिक फोर्स जिसके बराबर होती है। अब अगर फर्ज करें इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, अगर मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से स्ट्रांग है
ये चार्ज पार्टिकल ऊपर चला जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो वो सीधा चला जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स इसके स्ट्रॉन्ग इससे बड़ा है तो ये चार्ज पार्टिकल इधर चला जाएगा। हम जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी के चाहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आगे जाए, जिस वेलोसिटी के प्रोटॉन्स आगे जाएंगे, वो बी क्यू वी इज इक्वल टू क्यू ई कर दें आप, चार्ज उनका कैंसिल हो जाएगा, बी वी इज इक्वल टू ई, वी इज इक्वल टू ई ओवर बी। तो वेलोसिटी, इस वेलोसिटी के जो प्रोटॉन्स हैं वो यहां से सीधे निकल जाएंगे। हम जानबूझकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ऐसी वैल्यू सेट कर सकते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट्स वोल्टेज ओवर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वोल्टेज बिटवीन द टू प्लेट्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स होती है। तो हम उस वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स भी चेंज कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस मैग्नेट को आप कॉइल इसके साथ लगाएं और इसको करंट दें, और करंट करके आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जिस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पर आप इनको एडजस्ट करके आप एक पर्टिकुलर वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वेलोसिटी के जो प्रोटॉन्स हैं वो सीधे चले जाएंगे, जो इनसे तेज आ रहे होंगे वो ऊपर चले जाएंगे क्योंकि उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा, और जो इनसे स्लो आ रहे होंगे वो इस तरफ चले जाएंगे। अगर इस प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन आ रहा होता, इस तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा होता, फिर क्या होना था? वो इलेक्ट्रॉन जब पहुंचता यहाँ पर, अगर उसकी भी वेलोसिटी प्रोटॉन की वेलोसिटी के बराबर होती तो उसे इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ को लगना था और मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ को लगना था। क्यों? क्योंकि उसकी वो अगर इस तरफ को मूव कर रहा है तो उसका जो करंट है वो इस तरफ को बनता है, कन्वेंशनल करंट नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। तो आपकी ये फिंगर यूं यूं हो जाना था। अगर ये हाथ आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं इस तरह बना के दिखाने की कोशिश करता हूं। देखें कि फिंगर, जो सेकंड फिंगर है, वो ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड इनटू द व्हाइट पेपर, और थंब इस तरफ से। तो इस तरह से ये दोनों यूं बराबर हो जाते। अगर यहां से उसी स्पीड से कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा होता, अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन से जो चार्ज डबल है उस पर BQ भी डबल लग जाना था और उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी डबल हो जाना था। तो जिस भी वेलोसिटी का आपको, अगर ये जो वेलोसिटी आपने सेट की हुई है, इस वेलोसिटी पर अगर कोई प्रोटॉन भी आएगा तो सीधा निकल जाएगा, इस वेलोसिटी पर कोई इलेक्ट्रॉन भी आएगा तो सीधा निकल जाएगा, सिर्फ फोर्सेस स्विच ओवर हो जाएंगे। और अगर इस वेलोसिटी पर अल्फा पार्टिकल भी आएगा तो सीधा निकल जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे है कि देखें, एक प्रोटॉन के लिए फोर्स जो लग रहा है इस तरफ को वो BQV, और उसको इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है वो QE है, अगर वो यूं मूव करता हुआ आ रहा है। और अगर उसी के रास्ते पे पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, स्पीड अगर उसकी वही स्पीड, अगर उस पे फोर्स जो लगेगा वो BQV नीचे की तरफ लगेगा और QE ऊपर की तरफ लगेगा। अगर इसी रास्ते पे एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, फोर्स लगेगा, वो डबल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो भी डबल हो जाएगा, लेकिन वो भी अनडिफ्लेक्टेड है। यहाँ से चार्ज पार्टिकल कोई इस रास्ते या इस रास्ते वही जाएगा जिसकी स्पीड उस स्पीड से डिफरेंट होगी जो हमने सेट की है। तो ये है जनाब कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर पे अमूमन जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह आते हैं कि वो आपको बताते हैं कि जी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द व्हाइट बोर्ड है, पेपर है। वो कहते हैं यहाँ से एक प्रोटॉन आया, इसका माप, इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स ड्रॉ करें। बच्चे उसके ऊपर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के बता देते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगेगा, और ये पार्टिकल, फिर वो बताते हैं इसका पाथ ड्रॉ करें, वो बताएंगे यूं घूम कर यूं सीधा चला जाएगा। लेकिन फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाएंगे ये सीधा चला जाए, तो आपने इस तरह बताना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इस तरह की हो तो ये प्रोटॉन सीधा जा सकता है। और फिर वो पूछते हैं अच्छा उसकी वैल्यू क्या हो, तो फिर आप क्या करते हैं, BQV को QE के बराबर पुट कर देते हैं। इस तरीके से आपको जो है वो मिल जाता है। आप वो इक्वेट करके फिर आगे कुछ कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड चार से कैंसिल हो गया, BV इज इक्वल टू इस E की जगह हॉल वोल्टेज ओवर डिस्टेंस भी डाल सकते हैं। तो ये वाले V वेलोसिटी है, ये V वोल्टेज। तो ये बेटा वेलोसिटी सेलेक्टर था, ये मुझे पहले पढ़ाना था इससे पहले कि मैं आपको जो है हॉल प्रोब पढ़ाऊं। अब हॉल प्रोब से के बाद एक छोटी सी चीज जो है हॉल प्रोब शुरू कराने से पहले जो मैंने आपको बतानी है, वो आपने AS में चीज पढ़ी थी, I इज इक्वल टू NAQV। अगर आपको याद हो तो ये कंडक्शन के हवाले से एक फार्मूला था। किसके हवाले से फार्मूला था? कंडक्शन के हवाले से।
ये कोई वायर, ठीक है ना, इसमें ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, इसमें करंट एग्जिस्ट कर रहा है आई, और इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर वो फर्ज करें पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, अगर पॉजिटिव हैं तो वो इस तरफ को जो उनकी वेलोसिटी है उसे ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं, इस तरफ को जो उनकी मोशन है, इस तरफ जो उनकी स्पीड है उसे ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस तरफ को जो उनकी मोशन है, उनकी वेलोसिटी है, उसको ड्रिफ्ट स्पीड कहेंगे। वो वेलोसिटी यहाँ आ रही है, क्यू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और वन एनी चार्ज कैरियर जो इधर मूव कर रहा है, और ए क्रॉस सेक्शन एरिया, एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जो आपको पता है कि सेमीकंडक्टर्स के केस में 10⁻21 होता है, और क्या कहते हैं, मेटल्स के केस में 10⁻28 या 10⁻29 होता है। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मेटल के केस में सेमीकंडक्टर्स की निस्बत तकरीबन 100 मिलियन टाइम्स ज्यादा होते हैं या 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा होते हैं, और ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ही होते हैं जिनके ज्यादा होने की वजह से मेटल सेमीकंडक्टर्स की निस्बत एक ज्यादा बेहतर कंडक्टर डिक्लेयर होता है। अब आगे चलते हैं, यहां से अब हम हॉल प्रोब की तरफ मूव करते हैं और हॉल प्रोब को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है कि नहीं। हॉल प्रोब के बारे में सबसे पहले बता दूं कि हॉल प्रोब इज अ डिवाइस व्हिच मेजर्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है कि नहीं। हॉल प्रोब इज अ डिवाइस व्हिच मेजर्स द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू। तो आए हम देखते हैं इसको, इन इन नोट्सों के साथ साथ हम डिस्कस करते चले जाते हैं, और एक शीट में, हाँ ले लो। अच्छा, अब ये चीज देखें बेटा कि ये मैंने एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर ले लिया इस तरह से ना, यूं कह लें ज्यादा बेहतर, इस तरह का, ये इस तरह रबर नहीं होता जिससे आप मिटाते हैं, ओ लेवल में या उससे पहले छोटी क्लासों में आपको रबर होता था, रबर के साइज का, आप समझे सबसे छोटे साइज का जो रबर आपने कभी इस्तेमाल किया हो ना, और उस उतने साइज का आप एक मटेरियल ले लें, ठीक है कि नहीं, वो इस तरह का क्यूबिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा, यूं आप उसको कहें उसका क्यूबिकल स्ट्रक्चर। ये तो कैलकुलेटर तो बहुत बड़ा है, मगर जो छोटे से छोटा रबर आपने इस्तेमाल किया है ना आज तक, बाजार से नया खरीद के छोटा से छोटा रबर, उस साइज का वो चीज होती है, थिन होती है, और यूं कर लें इस तरह से, इस तरह करके उसको आप बना, ठीक है कि नहीं, ये उसकी थिकनेस और ये डिस्टेंस डी, और ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है कि नहीं। अब इसमें होगा क्या, और ये याद रखें कि ये मटेरियल जो है ये ग्रुप 4 एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 4 नहीं है, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन का जो ग्रुप है, ये उस ग्रुप का मटेरियल होता है, ये सिलिकॉन होता है, ये जर्मेनियम होता है। और ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि इसका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इसके कम होते हैं, हमें ऐसा ही मटेरियल चाहिए होता है। अब शुरू करते हैं इसको बात को। अब फर्ज करें ये डायग्राम, मैग्नेटिक फ्लक्स, हॉल प्रोब इज अ डिवाइस व्हिच मेजर्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू, ये पहला पॉइंट। अब इसको जहन में रखें, इसका मतलब है रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स जो होते हैं या वो हॉल प्रोब से मेजर नहीं होती है। जिस तरह फर्ज करेंगे एक मार्कर वायर है, इसमें एसी करंट एग्जिस्ट कर रहा है, एसी करंट में क्या होता है, करंट कभी यूं जाता है, कभी यूं आता है, कभी यूं जाता है, कभी यूं आता है। हमारे घर में जो वायर, घर में जो करंट है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो 50 यूं यूं वाइब्रेशंस करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कभी यूं एस्टेब्लिश होता है, कभी यूं एस्टेब्लिश होता है। अब इस तरह का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो अगेन अबाउट वायर कैरिंग एसी करंट है, वो रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, और रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को हॉल प्रोब नहीं डिटेक्ट कर सकता, ये बात ध्यान में रखें, या फिर वो बहुत स्लोली चेंज हो रहा हो तो तब। अब आप देखें, कंसिडर अ क्यूबिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी, ये सी और डी, और फिर ई एफ जी एच। मैंने इसका साइज आपको इसलिए बताया कि छोटा रबड़ है, बास का हम टीचर पढ़ाते पढ़ाते चीजों का ध्यान नहीं करते। मैंने एक दफा एक क्लास में हॉल प्रोब पढ़ाया, और फिर मैंने मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर 5 का एक डिजाइन एक्सपेरिमेंट मैंने दे दिया बच्चों को करने के लिए। तो एक लड़की ने हॉल प्रोब को इतना बड़ा बना दिया कि पूरे कमरे जितना बना दिया, और उसने कहा जी पूरा एक्सपेरिमेंट ही हॉल प्रोब के अंदर परफॉर्म होगा, और हम सारे भी हॉल प्रोब के अंदर ही खड़े हैं।
तो तब मैंने रियलाइज किया कि ये मेरी गलती है, उस बच्ची की गलती नहीं है, कि मुझे ये बात बतानी चाहिए थी कि हॉल प्रोब का साइज कितना। छोटे से छोटा रबर जो आपने इस्तेमाल किया है और पतले से पतला रबर जो आपने इस्तेमाल किया है, उतना होता है ये साइज में। This crystal is made up of group 4 material, a semiconductor whose number of charge carriers per unit volume is 10 raised to power 21 per unit meter cube. अब ये क्यों है, ये मैं वजह क्या है इसकी मैं बाद में बताता हूँ। और साथ ही फिर उस इक्वेशन का हवाला जो आपने एएस में पढ़ी थी, करंट सेंट और एग्जिस्टिंग इन द क्रिस्टल I is equal to NaQV, where N is the number of free electrons per unit volume, A is the cross sectional area, जो कि इस पर्टिकुलर केस में ये है। ये जाहिर है इस डिस्टेंस को छोटे d से रिप्रेजेंट किया गया, इस डिस्टेंस को t से रिप्रेजेंट किया गया, इस डिस्टेंस को थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल कहा गया और इसको डिस्टेंस या आप कह लें विड्थ ऑफ द क्रिस्टल है, जो कि d से छोटे d से रिप्रेजेंट। और इस इक्वेशन में जो कैपिटल ए है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है और यहाँ पर जो कैपिटल ए है वो पॉइंट है, कॉर्नर है उस क्रिस्टल। अब देखें यहाँ पर एक आपने बैटरी लगाई हुई है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऑल द वे गए, वो फेस बी सी एच जी से एंटर हुए, वो इलेक्ट्रॉन्स यूं ट्रेवल करते हुए फेस ए डी ई एफ पे हिट किया और वहां से वो पॉजिटिव टर्मिनल में वापस आ गए। ये ई एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, ये रेड एरो का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को जा रहे हैं, यहाँ से इस तरफ को जा रहे हैं और वहां से निकलकर यूं वापस ऐसे आ रहे हैं। ये है जी करंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ये ऊपर से जो कैपिटल बी का एक एरो दिखाया गया है वो बता रहा है कि जी मैग्नेटिक फील्ड भी एंटर हो रहा है सेटअप में, तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब देखें अगर मैं ये कहूं कि ये क्रिस्टल इस तरह से था, इसमें यहां से करंट एंटर हुआ और इसके अंदर से फ्लो करता हुआ इधर से बाहर आया और साथ ही मैं कह दूं कि यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगा हुआ है जो यूं इस तरह से ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ठीक है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन्स, अब इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये उसी डायग्राम का टॉप व्यू है, एफ जी एच ई, एफ जी एच ई यानी उसका जो टॉप फेस है वो दिखाया है और मैग्नेटिक फील्ड यूं, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह है, यूं ऊपर यानी इनटू द वाइट पेपर। अब वो इलेक्ट्रॉन जब यहां से एंटर हुए, यूं एंटर हुए वो इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स के एंटर होने की देर थी। आप देखें करंट मैंने उन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के अपोजिट लिया है, क्योंकि हम जो सेकंड फिंगर में करंट की डायरेक्शन है वो कन्वेंशनल करंट लेते हैं। कौन सा करंट लेते हैं, कन्वेंशनल करंट, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाला। और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द वाइट पेपर है और थंब इस तरफ है, तो आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स फेस जो इस तरफ वाला ई एच वाला फेस है उसको जाकर हिट करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स पर इस तरफ को फोर्स लगेगा, यानी इसका जो वो फेस नहीं है डी सी एच ई वाला, वो वाला फेस नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। वो यहाँ दिखाया भी गया है। यहाँ पर देखिए यही डायग्राम इस तरह दिखाई गई है कि उसका टॉप व्यू दिखाया गया है एफ जी एच ई और साइड पर ये जो साइड वाला फेस है एफ जी बी ए वाला वो इस तरह करके दिखाया गया है और वो वाला फेस जो उस वाली साइड पर है जो कि डी सी एच ई वाला है वो उस तरफ दिखाया गया। अब वो इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो उस पूरे फेस को नेगेटिव कर देंगे और उन इलेक्ट्रॉनों के उस तरफ जाने से ऑटोमेटिकली ये वाला फेस पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके अपने भी फ्री इलेक्ट्रॉन उस तरफ चले जाएंगे। क्योंकि जाहिर है जब करंट के इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स उन करंट की जगह लेकर इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, नतीजतन ये एंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। जब भी आप किसी बॉडी में एक एंड को पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं तो दूसरा एंड खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाता है। आपने ओ लेवल में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में ये बात पढ़ी थी कि जब भी चार्जेस हमेशा इक्वल और ऑपोजिट इंड्यूस हो जाते हैं। अब ये चीज देखें, अच्छा ये देखें कि इसमें ये तीनों फेसेस इसके इस्तेमाल हो रहे हैं। इस फेस से, ये जो इसका ये वाला फेस है, ये वाला फेस है, इस वाले फेस से करंट एंटर हो रहा है, इस वाले फेस से करंट बाहर निकल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ परपेंडिकुलर है, तो क्या हो रहा है, ये वाली पूरी साइड नेगेटिव हो गई और ये वाली पूरी साइड पॉजिटिव हो गई और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को स्टैब्लिश हो, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी, तो हमने क्या कहा जी, पहले तो हमने कहा जी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ करंट, electrons of current enter from the face BC HG, इस फेस से एंटर होते हैं and travel towards the face ADEF, ये वाला जो इस तरफ वाला फेस है ADEF वाला फेस, उसमें एंटर होते हैं, उस तरफ जाते हैं। The magnetic force, the magnetic field present, this is the magnetic field which is present over here. This magnetic field is the magnetic field कहना चाहिए। The magnetic field which is present, which is like this, exerts a force on electrons towards the face DEHC. DEHC ये वाला फेस है, वहां पर अगर डायग्राम में देखें तो DEHC इस तरह से बोला गया उस फेस पे।
तो फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन जी, दिस मेक्स द फेस EHCD नेगेटिव, इन रिएक्शन द फेस ABGF बिकम्स पॉजिटिव। अब आप कहेंगे सर हमें तो याद ही नहीं रही डायग्राम, दोबारा बना देते हैं यहाँ पर उस डायग्राम। अच्छा ये देखें, ये एक ऐसी क्यूबिकल डायग्राम है या यूं माचिस की ऐसी डिब्बी टाइप समझ लें कि जिसके 6 के 6 फेसेस हमारे काम के हैं, हम 6 के 6 फेसेस में इस्तेमाल करेंगे। इसमें इस कोने को हमने A कहा था, इस कोने को हमने B कहा था, इस कोने को C, इस निचले कोने में उस तरफ वाले कॉर्नर को D कहा था, D के एन ऊपर इसे E कहा था, इसे F कहा था, इसे G कहा था और इसे H कहा था। अब आप ये चीज देखो कि अब आ जाता है, ये हमने कह दिया कि ये वाला सारा फेस नेगेटिव, ये वाला सारा फेस नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स यहां से एंटर हो रहे थे और यहां से बाहर निकल रहे थे, यहां से इलेक्ट्रॉन एंटर हुए, यहां से बाहर निकले, तो ये जनाब आपका ये फेस नेगेटिव हो गया और ये वाला जो फेस है इस तरफ वाला, इस साइड में जो हमारी तरफ वाला फेस है ABGHF वाला, वो पॉजिटिव हो गया। और आप इसे इस तरह से दोबारा मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ आपको, FGHE, यहां से इलेक्ट्रॉन्स एंटर हुए, उन्होंने यूं जाना था, उनके ऊपर एक फोर्स लगा BQV और उसकी वजह से ये वाला फेस उनका नेगेटिव हो गया, ये वाला एंड पॉजिटिव हो गया। अब इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुका है यहाँ पर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉनों को इस तरफ को एक फोर्स लगा QE, और ये जो वोल्टेज डेवलप हुई है फेस ABFG वाले फेस पर, ABFG वाले फेस पे, और दूसरे जब ABFG और DEHC वाले फेस के दरमियान जो वोल्टेज डेवलप हुई है उसे कहते हैं हॉल वोल्टेज, उसे कहते हैं हॉल वोल्टेज। उसे हॉल वोल्टेज इसलिए कहते हैं कि हॉल नाम का बंदा था जिसने सबसे पहले इस पे रिसर्च की थी, जिसने इसके ऊपर कोई बात की थी। तो अब देखिए क्या है, हम वही बात दोबारा में वो शुरू की बात जो हमने पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या है कि जनाब, electrons of the crystal enter the electrons of the current enter the crystal from one phase and travel to the other phase. The magnetic field exerts a force on electron towards the phase DEHC. This makes phase EHCD negative. In reaction of this, the phase ABGF becomes positive. This creates an electric field from phase ABGF towards the phase HEDC, which creates a force opposite to the magnetic force. यानी उन इलेक्ट्रॉन्स पर इस तरफ को अगर BQV लगा, इस तरफ को अब उनके ऊपर QE लग रहा है, और थोड़ी देर गुजरेगी या एक माइक्रो सेकंड गुजरेंगे जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते तो इस वाले एंड पर इलेक्ट्रॉन्स कम क्यूमुलेट होते रहेंगे, ये मुकम्मल नेगेटिव होता रहेगा, ये वाला फेस मुसलसल पॉजिटिव होता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता रहेगा, QE बढ़ता रहेगा, QE बढ़ते बढ़ते हर हाल में BQV के बराबर बनेगा और उसे कैंसिल कर देगा। जब ऐसा हो जाएगा तो मजीद इस फेस के पर इलेक्ट्रॉन्स की क्यूमुलेशन बंद हो जाएगी और ये वाला फेस पॉजिटिव होगा और ये वाला फेस जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। अच्छा जी, अब आप ये चीज देखें, दिस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम फेस ABGF टुवर्ड्स फेस HEDC हो गया। अब which exerts a force opposite to the magnetic force. Both forces balance and accumulation of charges on the faces stops. जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं तो एक फेस पर नेगेटिव चार्ज का बिल्डअप होना और दूसरे फेस पे पॉजिटिव चार्ज का बिल्डअप होना बंद हो जाता है। अब तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू फेसेस इज कॉल्ड हॉल वोल्टेज। अब दोनों को बराबर कर दिया, BQV is equal to QE, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आपने वेलोसिटी सिलेक्टर में बराबर किया था, Q से कैंसिल हो गया, BV is equal to E हो गया। अब ये जो V वेलोसिटी है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें वही जो कंडक्शन वाली आपने इक्वेशन लगाई थी, I is equal to NAQV, उसमें से वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाएं, करंट किसके बराबर हो जाता है, करंट बराबर हो जाता है, सॉरी वेलोसिटी बराबर होती है NAQ के बराबर हो जाती है। तो उसको रिप्लेस कर दें आप, यहाँ इस वेलोसिटी को करंट ओवर NAQ के से रिप्लेस कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हॉल वोल्टेज ओवर डिस्टेंस D से रिप्लेस कर दें, और डिस्टेंस D कहाँ क्या है जनाब, वो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो इनके दरमियान था,
और अगर आप ओरिजिनल डायग्राम में देखें तो इस डिस्टेंस को डी कहा, इस डिस्टेंस को डी कहा, इस डिस्टेंस को डी कहा, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस डी, और ये डिस्टेंस टी है, ये टी थिकनेस, ये चीज, तो थिकनेस उसकी ये टी इस तरह बन रही है। तो ए एफ उसकी थिकनेस है, या बी जी उसकी थिकनेस है, या ई डी उसकी थिकनेस है, या एच सी उसकी थिकनेस। अच्छा जी, अब जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं तो हम यूं ले आते हैं इसको, और क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह हम लिख देते हैं डिस्टेंस इनटू टी। देखें क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा था इस फार्मूले में, वो ये वाला एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको इस कॉर्नर ए वाले से आप कंफ्यूज मत करें। D into T is the cross sectional area, और D into T is equal to this cross sectional area, और D into T is equal to this cross sectional area. We're talking about this cross sectional area. क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा इलेक्ट्रॉन की मोशन के परपेंडिकुलर होता है। तो अब वो आपने वहां रिप्लेस कर दिया, ये चीज आपकी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को मैं यहाँ दोबारा भी इसलिए लिख रहा हूँ कि बाज बुक्स में चार्ज क्यू के बजाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई सिंबल इस्तेमाल हुआ होता है, तो वो मैंने आपको बताना चाहा कि आप क्यू क्यू कैंसिल कर दे तब भी बी वी इज इक्वल टू कैपिटल ई आएगा। बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। अगर आपने बी ई वी कहा उसके वेयर ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और प्रोटॉनिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई ई से रिप्रेजेंट किया, ई वही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो ई ई भी कैंसिल हो जाए तो अब इस इक्वेशन पर आ जाए। अब आप इसे ड्रिफ्ट स्पीड को रिप्लेस कर दें आई ओवर एन ए क्यू से, या रिप्लेस कर दें आई ओवर एन ए ई, वेयर ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। छोटे क्यू की जगह आपने ई डाल दी। छोटा क्यू जरा चार्ज के लिए एक जनरल सिंबल है, और छोटा ई जो है वो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक या प्रोटॉनिक चार्ज के लिए है। अब कैपिटल ए के लिए आपने डी इंटू टी यहां पुट किया, डी जो है वो इस डी से कट गया, और बी आई इज इक्वल टू हॉल वोल्टेज ओवर एन टी क्यू के बराबर, where n is the number of free electrons, t is the thickness of semiconductor wafer, and q is the charge of one electron. या आप इसको उधर अगर आपने q के लिए सिंबल ई इस्तेमाल किया हुआ है तो वो a की जगह dt डालें, dd से कट गया तो bi over nt e is equal to hall voltage। मैं दोनों इस तरह से ड्राइव कर रहा हूँ कि किसी पेपर में ये वाली लिखी होती है, किसी पेपर में ये लिखी होती है, तो आप इस बात से कंफ्यूज ना हो। अब आगे चीज देखें। अच्छा जी, अब आप देखें ये 12वां पॉइंट है, उसी को हमने लिख लिया। अच्छा, जब हॉल ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किसी मेटल के ऊपर किया। ये जो सेमीकंडक्टर वेफर मैंने आपके सामने बनाया है, ये एक पहले मेटल का पीस था छोटा सा, उसके ऊपर उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और यहां से करंट फ्लो कर रहा था, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर थी, और यहाँ पर जो एक एंड नेगेटिव हुआ और दूसरा एंड पॉजिटिव हुआ, उसे जब उसने वोल्ट मीटर से मेजर करने की कोशिश की तो वो वोल्टेज इतनी कम थी, वो माइक्रो वोल्ट्स के ऑर्डर की थी, माइक्रो वोल्ट से भी कम थी, इम्पॉसिबल टू मेजर थी। तो जब उसने ये इक्वेशन डिराइव की तो उसने देखा कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर कम होंगे तो हॉल वोल्टेज ज्यादा होगी। तो उसने उसको मेटल को रिप्लेस कर दिया किससे, सेमीकंडक्टर मटेरियल से, क्योंकि आप अभी पढ़ चुके हैं कि मेटल्स के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 10⁻⁻29 होते हैं, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सेमीकंडक्टर के पास 10⁻21 होते हैं। ये तकरीबन 100 मिलियन टाइम्स का फर्क है। बारह नोट्स में मैंने खाली मिलियन टाइम्स लिखा है, लेकिन मैं लिख देता हूँ, if we use metal instead of semiconductor crystal, n of metal is 100 million times higher than semiconductors. This makes Hall voltage very small, making it very difficult to measure. तो इसलिए हम सेमीकंडक्टर मटेरियल यहाँ इस्तेमाल करते हैं जिसका n कम हो ताकि हॉल वोल्टेज थोड़ी ज्यादा आए। फिर हम T को छोटा रखते हैं, हॉल प्रोब को थिन बनाते हैं, बहुत पतला बनाते हैं, मैंने कहा ना पतले से रबर की तरह का होता है ये। तो we make Hall probe crystal as thin as possible. This makes Hall voltage high और measurable, तब भी वो होती बड़ी थोड़ी सी है, मिली वोल्ट्स में आ रही होती। And we try to keep the current high. कैपिटल I जरा ज्यादा होगा तो हॉल वोल्टेज मेजर होगा। I, T और N और T के कम होने से, I के ज्यादा होने से आप बड़े स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को भी डिटेक्ट कर लेंगे। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी कुछ ना कुछ हॉल वोल्टेज आ जाएगी जिसे आप मेजर कर लेंगे।
तो इससे हॉल प्रोब सेंसिटिव हो जाती है। अच्छा, कैलिब्रेटिंग द हॉल प्रोब। अच्छा, हॉल प्रोब डायरेक्ट, एक तो ये होता है कि वो जो वोल्ट मीटर उसके साथ लगा हुआ है, आप डायरेक्टली उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज लिख दें। मगर एक चीज और होती है कि आप हॉल प्रोब को जिस दिन आपने एक्सपेरिमेंट करना हो उस दिन दोबारा नए सिरे से कैलिब्रेट करें। ये एक जर्नल प्रिकॉशनरी मेजर होती है जो हर मतलब की जाती है कि हॉल प्रोब को उस दिन दोबारा कैलिब्रेट कर लिया जाए जब आपने उससे रिलेटेड कोई सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट करना है। कैसे करते हैं आप ये काम? आप ये काम यूं करते हैं कि आप हॉल प्रोब को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ नोन वैल्यू में रखते हैं। लैब में आपके पास एक कॉइल होती है, उस कॉइल के बारे में आपको पक्का पता होता है कि इसमें जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तो ये इतने टेस्ला का, इतने मिली टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और बड़ा परफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। उस कॉइल के अंदर सेंटर में आप हॉल प्रोब को रख के उसकी हॉल वोल्टेज मेजर कर देते हैं। उसको बी डैश और वी एच डैश कह लें आप। We place Hall probe in a magnetic flux density of known value and measure corresponding Hall voltage. We name them as B dash and A V H dash. इसके लिए ये इक्वेशन हमने लिखी तो वही वाली इक्वेशन है, लेकिन सिर्फ इधर VH के डैश कर दिया और B की जगह B dash. Now we place the Hall probe into unknown magnetic flux density, which we want to measure actually, and measure corresponding Hall voltage. Hall voltage आपने किस तरह से मेजर की वो मैंने आपको बता दिया कि आपने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ होता है जो उसे मेजर कर लेता है। अच्छा जी, तो अब क्या है, ये एक इक्वेशन वो आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दें। ये आपने डिवाइड कर दिया दोनों इस तरह से, इधर से इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इसकी लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया, इसकी राइट हैंड साइड को इसकी राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया। एन टी क्यू दोनों का कट गया, दोनों का करंट कट गया क्योंकि सेम है। आपके पास आ गया जी स्टैंडर्ड नॉन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ओवर अननोन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, known standard Hall voltage corresponding to that non-magnetic flux density divided by Hall voltage which you have measured for that unknown magnetic flux density. अब unknown magnetic flux density को आप सब्जेक्ट बना लें, यहाँ पर दोबारा बना लें अगर वो नहीं वो स्टेप समझ आया तो वो बनता है जी Hall voltage divided by Hall voltage corresponding to that non-magnetic flux density multiplied by non-magnetic flux density. इस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं अननोन मैग्नेटिक फील्ड्स को, और वो आप उस दिन मेजर कर, उस दिन आप कैलिब्रेट करते हैं इसको जिस दिन आपने सुबह सुबह आपने वो एक्सपेरिमेंट करना हो, उससे जरा पहले कैलिब्रेट कर लेते हैं। उसका फायदा ही होता है कि जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स होते हैं ना, इनकी कोई पक्की पक्की प्रॉपर्टीज नहीं होती, ये बड़े बड़े मुनाफिक किस्म के मटेरियल्स हैं, ये रोज के रोज अपनी प्रॉपर्टीज को माइन्यूटली चेंज करते हैं। अगर आपने उसको एक साल पहले कैलिब्रेट किया था, आप इस बात पर एतबार मत करें कि अभी आप दोबारा उसे इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छे बच्चों की तरह उसी तरह इससे ही बिहेव करेगा जिस तरह आपने साल पहले उसने अपनी रीडिंग्स दी थी। अब देखिए मैंने ये पॉइंट नंबर 14 में ये भी लिखा है कि साइज ऑफ हॉल प्रोब। साइज ऑफ हॉल प्रोब जितना ये बनाया है इतना ही होता है, छोटे साइज का होता है, और थिन इससे भी थिन होता है जितना मैंने थिन उसको दिखाने की कोशिश की है। अब आप कहेंगे कि सर हॉल प्रोब का टॉपिक तो खत्म हो गया। नहीं, हॉल प्रोब का टॉपिक बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। आपको पता है कैम्ब्रिज जो है वो शरारतें करने से बाज आते कोई नहीं है, वो अजीब व गरीब सवाल पुट करते हैं, बाज दफा ऐसे क्वेश्चन पुट कर देते हैं कि मैं सोचता हूँ कि यार ये जो है ये तो हमें एज ए टीचर हमारे लिए मसला डाल दिया। मिसाल के तौर पे ये रेड पेन बता रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ से करंट एंटर हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, और इन दो टर्मिनल से आपने हॉल वोल्टेज मेजर कर रहे हैं आप, ठीक है। अब क्वेश्चन देखें क्या है, वो कहता है जी कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड यूं कि मैंने इसे रोटेट करना शुरू कर दिया। मैंने इसे क्या करना शुरू कर दिया? रोटेट करना शुरू कर दिया। अब रोटेट करने से क्या होगा? कहता है इससे कोई फर्क पड़ेगा? तो जब तक तो हॉल प्रोब, ये मैग्नेटिक फील्ड है, जब तक तो हॉल प्रोब उस प्लेन में रोटेट कर रहा है जो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। If Hall probe is rotated in a plane perpendicular to B, Hall voltage will not change. ये पहला पॉइंट। लेकिन कैम्ब्रिज वालों ने इस पे बस नहीं किया। आप पास पेपर उठा के देखें, मुझे शायद अभी नजर आ गया तो मैं आपको उसका सन भी रेफर करूंगा। 8-10 साल पुराना क्वेश्चन है, ये गालिबन 2006 से लेके 2010, 11, 12 के बीच में है। उसने कहा अच्छा जी अब मैंने हॉल प्रोब यूं रोटेट करना शुरू कर। अब इस तरह रोटेट करेंगे तो यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज है, इस तरह करेंगे तो मैक्सिमम वोल्टेज 0 हो जाएगी, और इस तरह करेंगे तो वोल्टेज रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि जो एंड पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, जो पहले नेगेटिव था वो पॉजिटिव होगा, और इस तरह करेंगे तो फिर 0 हो जाएगी। क्योंकि जब इस तरह आप कर देते हैं ना आप, तो फिर पूछें क्या होता है, फिर उसका ये वाला एंड और ये वाला एंड के दरमियान वोल्टेज डेवलप होती है, इस वाले एंड और इस वाले एंड के दरमियान वोल्टेज डेवलप नहीं होती।
अगर यूं रोटेट करें, अगर मैग्नेटिक, अच्छा इस सारी गुफ्तगू में मैग्नेटिक फील्ड यूं आ रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द व्हाइट पेपर। अब हॉल प्रोब को यूं रोटेट करें तो हॉल वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज द हॉल प्रोब रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और यूं रोटेट करें तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब उसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं रही वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बल्कि एक सम कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का अब कुछ परपेंडिकुलर है बी के। और यूं ले जाएं तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन जो है वो अब क्या कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को जो फोर्स लग रहा है वो इस फेस और इस फेस के बीच में लग रहा है, इन दोनों फेसेस पे जिन पे मेरी उंगलियां हैं उनके दरमियान नहीं। फिर यूं कर दें तो वो वाला एंड जो पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, और हॉल वोल्टेज बिल्कुल उल्ट हो जाएगी। इफ वी रोटेट इट लाइक दिस, हॉल वोल्टेज अंडरगोज अ साइनोसाइडल वेरिएशन, and if we rotate it like this, hall probe, the voltage doesn't change at all. आपका क्या ख्याल है, बात यहीं खत्म होगी? नहीं, बात यहाँ खत्म भी नहीं, आगे चलते हैं। ये एक सिग्नल जनरेटर, इस सिग्नल जनरेटर एसी करंट देता है और उस फ्रीक्वेंसी का एसी करंट देता है जो फ्रीक्वेंसी आप चाहें। अब इस वायर में, ये ब्लैक एक वायर है, अब करंट यूं फ्लो कर रहा है, यूं फ्लो कर रहा है, यूं फ्लो कर रहा है, यूं फ्लो कर रहा है। अब करंट इसके पास, यानी करंट इस वायर में कभी यूं जाता है, कभी यूं जाता है, कभी यूं जाता है, कभी यूं जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कभी यूं होगा, कभी यूं होगा। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इसमें 50 हर्ट्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 50 टाइम्स ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, अल्टरनेट कर रहा है। अब ये इस तरह का चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हॉल प्रोब मैयर नहीं कर सकता, तो फिर कौन मैयर करता है? सर्च कॉइल मैयर करता है। जब आप इसके पड़ोस में ऐसे एक सर्च कॉइल रख देते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड यूं 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 ऑसिलेट करता है, तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इस सर्च कॉइल में एक वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, और वो वोल्टेज सीआरओ डिस्प्ले कर देती है यूं करके। ठीक है कि नहीं? अब फर्ज करें यहाँ लिखा हुआ है 2 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर, और आप मैयर करते हैं कि जनाब ये तो दो डिविजन्स हैं, तो पीक वोल्टेज कितनी आ गई? 2 into 2, 4 वोल्ट हो गई। और उस पीक वोल्टेज को, 4 वोल्ट को आप √2 से डिवाइड करें तो उस वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू आ गई। अब वो आरएमएस वैल्यू ऑफ दैट इंड्यूस्ड वोल्टेज इज एन इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ दिस वायर। तो इस तरह से we will measure peak voltage of this induced EMF and then take its RMS value and consider it as an indirect measure of magnetic flux density. इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डायरेक्ट टेस्ला में मेजर नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता अगर आपने सर्च कॉइल के साथ कुछ कैलिब्रेशन की हुई है, आपको पता है कि ये सर्च कॉइल इतनी वोल्टेज प्रोड्यूस करती है, जब इतनी वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज करता है, तो फिर आप सीआरओ के थ्रू उसको कैलिब्रेट करके आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यूज को आप मेजर कर सकते हैं। दिस ब्रिंग्स द हॉल वोल्टेज या हॉल प्रोब टू एन एंड।